Rita Walia. Today I'm going to start History Chapter 6, and the Chapter 6 is the Revolt of 1857. Okay, this is History Chapter 6. This chapter is really very important. You should know that what happened when the British ruled in ruled our India. Okay, जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रूल किया था तो क्या कंडीशंस रही थी. The expansion of the British territories होती हैं क्षेत्र areas in India and their policies had adversely affected all sections of Indian people. जब ब्रिटिशर्स ने जैसे जैसे अपने आप को एक्सपैंड किया था आगे आगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट में चलते चले गए. उससे क्या हुआ कि उनकी जो पॉलिसीज थी इंडिया की जो पॉलिसीज थी और इंडिया के जो पीपल थे वो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा. द राजास नवाब्स लैंडलॉर्ड्स एंड सिपाहीज एंड द पेजेंट्स सबके ऊपर बहुत असर पड़ा. बाय द मिड 19th century द ब्रिटिश had firmly established the political control over India. मिड 19 ओके मिड 19 तक उन्होंने पूरे इंडिया की पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर लिया था. द रिजेंटमेंट अमंग पीपल रिजेंटमेंट होता है नाराजगी अमंग पीपल हैड फाउंड एक्सप्रेशन इन अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट्स आउटबर्स्ट्स mutinies, rallies and revolts prior to 1857. काफी कुछ हुआ काफी इनकी रैलीज निकाली गई रिवोल्ट हुए. द इम्पोर्टेंट अमंग देम वो द सेकेंड मुंडा राइजिंग. सेकेंड मुंडा अभी हमने पढ़ा था मुंडा बिस्रा के बारे में. ठीक है तो सेकेंड मुंडा राइजिंग 1820 to 37. द सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1770 में. द संथल राइजिंग 1855. द रिवोल्ट ऑफ फ्रेजिस 1838 to 57, the Wahhabi movement 1830 to 60, the Waghera Rising 1818 to 1890, the mutiny at Vellore 1806 and mutiny at Barakpur 1824 and Bareilly Rising of 1816 and the mutiny of the Govindgarh Regiment 1850. ये सारे क्या थे? These all were the revolts okay against Britishers. The revolt of 1857 began as a spy mutiny but gradually took all sections of India in its fold. जैसे 1857 का शुरू हुआ था तो सभी जितने सेक्शन थे इंडिया के उन्होंने क्या किया हर एक चीज जो थी वो उनकी कंट्रोल में आना शुरू हो गई. इस फोल्ड में ऐसे ऐसे करके वो लिपटती चलेगी. इट अज्यूम्ड द कैरेक्टर ऑफ अ रेबेलियन एंड shook द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. जिसे ब्रिटिश एम्पायर जो था उनका शासनकाल बहुत हिल गया था. V.T. Savarkar and several Indian nationalists often refer to it as the first war of Indian independence. According to Ashoka Mehta, the rebellion of 1857 was more than a mere spy mutiny and an eruption of the social volcano wherein many pent-up forces found vent. दैट मीन्स कि उन्होंने बताया कि जब ये रेवेलियन स्टार्ट हुआ था 1857 में तो इनकी बहुत सी ऐसी इरप्शंस हुई थी. इनकी सोशल वॉल्केनोज इनकी सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी और वेयर इन मैनी पेंट ऑफ फोर्सेस फाउंड वेंट इनकी और ज़्यादा बहुत सी नाराजगियाँ ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था. आफ्टर द इरप्शन द होल सोशल topography had changed. सब कुछ बदल गया था. The scars of the rebellion remained deep and shining. The scars जो निशान थे उस विद्रोह के बहुत गहरे थे बट वो शाइनिंग थे. causes of revolt. क्या रीजन थे क्या कॉजेस थे क्या कारण थे इस रिवोल्ट के. A number of cases led to the popular revolt of 1857. बहुत से केसेस जो थे उस समय इनकी कॉजेज जो थे वो पॉपुलर कॉजेज थे 1857 के. नंबर 1 पे हमारे पास है पॉलिटिकल कॉजेज. The annexation of states by the subsidiary alliance system and the doctrine of lapse created unrest among the rulers of India. The rulers of Hyderabad, Mysore, Tanjore, Jodhpur, Jaipur, Bundi, Bharatpur were forced to जितने भी थे इनको फोर्स किया गया तो एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कि ये सिस्टम को वो एक्सेप्ट करें. The states of Tata, Sambalpur, Jaipur, Bhagat, Udaipur, Jans and Nagpur were annexed under the doctrine of lapse.
although was annexed on the pretext of the ministry governance, thus nearly all rulers came under the control of the company. अब इसमें हम पूरा ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सिडियरी जो अलायंस होती है ये क्या है। ये एक सिस्टम होता है जो डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले, जो लॉर्ड वेल्सले ने उस समय इसको बनाया था 1798 में। Okay, princes of the states were denied their rights to succession. अब जो प्रिंस थे, राजकुमार जो थे अपने अपने स्टेट के, उनके अधिकार छीन लिए गए थे। The company did not recognize the adopted son of Rani Lakshmibai of Jhansi as the heir to the throne after her husband's death. रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को भी उनको उनका सिंहासन नहीं दिया गया था जब रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड तेंजोर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स, इन्होंने इनके जो रॉयल टाइटल्स जो मिलते हैं उनको, वो भी इनके खत्म हो चुके थे। नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कार्नेटिक का एक नवाब था, सब कुछ इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनसे छीन लिया था। द पेंशन टू नाना साहेब, जो नाना साहेब को जो पेंशन पैसे मिलते थे, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड वॉज डिनाइड एंड ही वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर। उनको ये बोला गया कि तुम कानपुर में ही रहो। ये है पेशा बाजीराव जी। हाँ, far away from his ancestral place in Pune, क्योंकि उनकी जो खुद की जगह थी, जो उनकी इनकी पूर्वजों की जगह थी, वहां से दूर, इनकी जो पूना में थी, वहां से दूर उनको कानपुर में रहने के लिए बोला गया। द मुस्लिम फीलिंग्स हैड ऑल्सो बीन ग्रेटली हर्ट, ये नहीं कि हिंदुओं के साथ ही ऐसा किया, उन्होंने मुस्लिम्स को भी, उनकी फीलिंग्स को भी बहुत हर्ट किया, बहुत नुकसान, चोट पहुंचाई। as the names of Mughal kings were removed from the coins minted by the company. अब जो इनके उनके जो नेम होते थे, कॉइन जैसे कॉइन्स है उनके ऊपर मुस्लिम्स के नेम होते थे, उनको निकाल दिया गया। द अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौसी in 1849 held that after the death of Bahadur Shah Jafar, his family would have to leave the Red Fort. उन्होंने कहा कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ होगी तो उसकी फैमिली को लाल किले से चले जाना होगा एंड रिजाइड इन सम अदर प्लेस गिवन बाय कंपनी इन दिल्ली। जो कंपनी उनको, इनकी जो ब्रिटिशर्स उनको जो जगह देते, अब उनको वहां पे रहना होगा। लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर्ड in 1856 that after the death of बहादुर शाह जफर, लॉर्ड कैनिंग जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद कि उसके जो आगे सक्सेसर्स कौन होते हैं, जो उनके आगे वसीयत को, उनके जो जैसे एक फादर अभी गद्दी पे है, फिर उसके आगे बेटा गद्दी पे होगा, उसके आगे दूसरा गद्दी पे होगा, एक वो जो सक्सेसर्स होते हैं वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स बट वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। कहते हैं उनको हम राजा नहीं मानेंगे, वो प्रिंसेस रहेंगे। अब इसमें क्या फर्क होता है कि अगर राजा होगा तो अपनी मर्जी चलाएगा, जो प्रिंसेस होते हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। The harsh policies of British against thugs who lived by plunder and irregular soldiers of the native armies had filled them with anger and resentment. बहुत गुस्सा और नाराजगी सबने जाहिर की। In the revolt of 1857 they fully supported the rebels. 1857 के बाद मिनकी उन्होंने जो वहां उस समय का जो विद्रोह हुआ था, उस समय उन्होंने पूरी तरह से रेवेल किया था, सपोर्ट किया था उसको। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। नंबर 2 में पहले था पॉलिटिकल कॉजेज, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। All the higher posts under civil and military services were reserved for the British. जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी सिविल में, मिलिट्री में, वो सभी ब्रिटिशर्स के लिए रखे गए। ओके, दिस कॉज एंगर अमंग द एरिस्टोक्रेटिक होते जो बहुत ही ऊंचे खानदान के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं। इंडियन क्लास विच वॉज डिप्राइव ऑफ पावर एंड पोजिशन, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे उनकी जो पावर, उनकी पोजिशन को उनसे छीन लिया गया। The chances of promotion of Indians in both civil and military services were very few. अब जो इंडियन सर्विसेज में, मिलिट्री में जो उनको अच्छी पोजीशन मिलती है वो बहुत कम रह गई। एंड नेग्लिजिबल, हम ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल, उनकी ना के बराबर। द हाईएस्ट पोस्ट फॉर एन इंडियन इन मिलिट्री वॉज दैट ऑफ अ सूबेदार। सब हाईएस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी? सूबेदार। एंड इन द सिविल सर्विसेज वॉज दैट ऑफ सदर एमए। बस ये जो पोस्ट एक ये है और एक ये, दो पोस्ट हायर रहेगी, बाकी सभी उन्होंने पोस्ट जो थी वो कैंसिल कर दी। अब थर्ड वन हमारे पास है मिलिट्री कॉजेज।
न्यू रूल्स लाइक क्रॉसिंग ऑफ द सी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, ये भी क्रॉसिंग बाय ऑफ द सी ये भी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. हार्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सिपाहीज. इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी मेंट लूजिंग वंस रिलीजन एंड कास्ट. इसमें क्या होता था पहले कि अगर समुद्र को क्रॉस कर जाना, ठीक है, उसका मतलब कि आपने अपने धर्म को छोड़ दिया, ठीक है, आपने दूसरे धर्म को अपना लिया, तो ये भी एक बहुत ज्यादा नाराजगी का कारण था. इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी मेंट losing one's religion and caste. When the sepoys were asked to fight for the company in Burma, जब उन तब के सिपाहियों को ये कहा जाता था कि अब बर्मा जो है उनकी जो अभी भूटान के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी के लिए फाइट करने के लिए 1824 में दे रिफ्यूज टू गो बाय द सी, तो उन्होंने समुद्र के रास्ते से जाना मना कर दिया. दे प्रेफर्ड गोइंग बाय लैंड रूट, तो उन्होंने कहा कि हम रोड के रास्ते से जाएंगे, समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि समुद्र के रास्ते से उनको क्या था कि they will lose one's family, religion and caste. In 1856, the company had to pass a new law making it compulsory for the army persons to go overseas whenever required. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अब ये तो ऐसे कहना नहीं मानते हैं, तो उन्होंने एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया. उसमें यह कहा गया कि जितने भी ये इनके कोई भी ऐसा कुछ होता है कि इनको बाहर जाना पड़ता है, तो ये ओवरसीज जाएंगे, समुद्र के रास्ते से ही जाएंगे. As the Indian sepoys mostly belonged to the villages with agricultural backgrounds, they fully supported the peasants in the revolt. तो जितने किसान थे सभी ने उस रिवोल्ट को अच्छी तरह से सपोर्ट किया. अभी इसके साथ साथ देखिए इकोनॉमिक कॉजेस क्या हुए, ठीक है. नंबर 4 पे बोथ द पेजेंट्स, जो भी किसान थे, जिम्मेदार थे, वो डिससेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थे विद द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज, कर लेने की पॉलिसीज, जो टैक्स होते थे उसकी पॉलिसीज को स्टार्ट किया था, they were against the high taxes as well as harsh methods of revenue collections. क्योंकि उन्होंने हाई टैक्सेस स्टार्ट कर दिए थे, हार्श मेथड्स थे उनके, अच्छे मेथड्स नहीं थे, बहुत ही दंड देते थे वो अगर कोई उनको टैक्स नहीं देता था. In the newly acquired territories, the British had totally ignored the landlords and had established direct contact with the peasants. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंडलॉर्ड से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया और सीधा उनका कॉन्टैक्ट किनके साथ हो गया, किसानों के साथ. Unable to pay a high revenue, the peasants had to either lose their lands or fail or fall prey to the money lenders. अगर वो अपना जो बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस देने में असफल होते थे किसान, तो या तो उनकी जमीनें ले ली जाती थी या फिर उनको बहुत सा कर्जा लेना पड़ता था, जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं. Large areas of lands were confiscated and sold by auction to the highest bidders. अब क्या किया उन्होंने, बहुत ज्यादा जो लैंड थी उनको नीलाम कर दिया, ठीक है, उनको जब्त कर लिया. पहले कॉन्फिस्केट होता है जब्त कर लेना, जब्त किया उनको, ठीक है, फिर उनको लेके उन्होंने जो बिडर्स थे, जो इनके दलाल होते हैं, जो खरीदते हैं, उनको बेच दिया. The decline of Indian handicrafts and industries and the resulting unemployment caused discontent among people. अब इनसे क्या होगा कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, तो लोग डिसकंटेंट हो गए, संतुष्ट नहीं हुए. तो सोशल और रिलीजियस कॉजेस कौन से हैं, दिस इज नंबर 5. क्लियर. आपने देखा अभी हमने कौन कौन से कर लिए, कंप्लीट किए हैं इसमें से. फर्स्ट जो हमने किया पॉलिटिकल कॉज किया, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज किया, फिर हमने मिलिट्री कॉज किया नंबर 3 पे, देन पॉलिटिकल कॉज हुआ, देन नंबर 4 पे है social and religious cause. The British considered themselves as superior to the Indians. अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि they are superior. They described the Hindus as barbarians and the Muslims as cruel and intolerant. उन्होंने कहा कि ये जो है इनकी क्रूअल पीपल है, बारबेरियंस होते हैं जो बहुत क्रूअल होते हैं, मुस्लिम्स को भी जो ये भी क्रूअल है, इंटॉलरेंट है, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस तरह के उन्होंने उनको ट्रीट करना शुरू किया. The British officers often assaulted and insulted the Indian publicly. अब ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, जो हिंदू थे, जो इंडियंस थे, उनको लोगों के सामने उनको इंसल्ट करना शुरू किया. एंड वो लेट ऑफ विद लिटिल और नो पनिशमेंट, और उनको या पनिशमेंट दे देते थे, उनको इस तरह से उनको छोड़ा जाता था. द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी. अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहां पे काम कर रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये सब क्रिश्चियंस होते थे, ठीक है. तो उस समय क्या हुआ कि उनके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गई, तो उन्होंने इंडियंस को
ईसाई बनाना शुरू कर दिया। दे गॉट फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिश हु प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज टू देम। उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत सपोर्ट किया क्रिश्चियन मिशनरीज को, ठीक है, उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी गई। इन 1850 अ न्यू लॉ मेड कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। फिर 1815 में एक लॉ बन गया जिसमें ये बताया गया कि क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है अपने धर्म को चेंज करने के लिए। द ब्रिटिश वर अगेंस्ट आइडल वर्शिप। अब जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग जो होते हैं वो मूर्ति पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो इंडिया में होता है ना, तो उसके अंगेज थे। एंड कंडेम्ड हिंदू गॉड एंड गॉड्सेस, और उनके जो देवी देवता थे उनको वो उनकी बहुत निंदा करते थे। दे टैक्स द लैंड बिलोंगिंग टू द हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने मिलकर क्या किया, जहाँ पे हिंदू टेम्पल जिस जगह पे बने होते, जमीन पे बने होते थे, वहां पे भी उन्होंने टैक्स स्टार्ट कर दिए। मुस्लिम मॉस्क जहाँ पे उनकी मुस्लिम के मस्जिद बनी होती थी, एंड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और उनके जो फीलिंग्स होती थी उनको बहुत हर्ट करते थे। द ब्रिटिश मेड एफर्ट्स टूवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब वो क्या चाहते थे कि हर जगह कौन सी एजुकेशन हो, इंग्लिश। विडो रीमैरिज, जो विधवा हो जाती, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसकी शादी फिर से हो। एंड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और जो सती मीन की जब हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो ऊपर मीन की वो मर जाती थी, ठीक है, तो वो भी क्या था, उसको भी उन्होंने बंद करवाया। These acts were regarded by the Indians as direct interference in the religious and social lives. अब उनको लगता था कि ये हमारी social life में भी interfere करते हैं। Okay, number 6 we have immediate cause. In 1856, the British government introduced a new rifle called the Enfield rifle. एक न्यू राइफल थी, उनको उन्होंने क्या क्या के बोला, ये इनफील्ड राइफल है फॉर द आर्मी। द राइफल हैड अ ग्रीस्ड पेपर। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उसमें चला था कि वो जो राइफल थी उसमें ग्रीस्ड पेपर था अटैच हुआ था राउंड द कार्ट्रिज, जहाँ पे वो इसी कार्ट्रिज होता है जिसको अंदर डालते हैं ना, उसके अंदर उसके बाहर ना ऐसे करके एक पेपर था। इन ऑर्डर टू लोड द राइफल, अब अगर अब ये जो है इसको राइफल के अंदर डालना हो जब, तो एस्पाई हैड टू बाइट ऑफ द पेपर विद हिज माउथ। तो क्या था, ये जो पेपर लगा होता है ना बाहर वाला, इसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था, फिर उसके बाद ये जो पार्ट रह जाता है इसको राइफल के अंदर लोड होता था। तो क्या था कि उस समय कि 1857 में एक अफवाह फैल गई कि जो ग्रीस्ड कार्टिज है, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, ये इनकी काओ और जो पिग्स होती हैं इनकी चमड़ी का बनाया हुआ है। अब मुस्लिम जो पिग को नहीं करते और हिंदू गांव के मास को, ठीक है। दिस डीपली हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। अब दोनों ही इस बात से उनके बहुत ज्यादा उनको उनकी इफेक्टेड हुए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कैसे इस मास्क को मुंह पे लगाएंगे। द सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस राइफल को यूज नहीं करेंगे, एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट, और उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू किया। दिस इंसिडेंट गेव द नेसेसरी स्पार्क टू द फायर ऑफ एंगर। अब इससे क्या हुआ कि गुस्से में और आग लगी, एंड डिसकंटेंट बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। और इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो असंतुष्टि थी, अब वो और ज्यादा आगे आगे वो उनकी जो रिवोल्ट थी वो बढ़ना शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, इसमें क्या है कि द रिवोल्ट ऑफ द 1857 दैट अकर्ड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रिजल्ट ऑफ द डिसकंटेंट एंड रिजेंटमेंट ऑफ द पीपल। क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, जब लोग ही संतुष्ट नहीं थे तो वो आगे कुछ भी नहीं अच्छा सा कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि people against British conquest and administration since 100 years, the revolt began on 29th March 1857। जो रिवोल्ट थी वो 29th मार्च 1857 को वो शुरू होती है, when a सिपॉय मंगल पांडे अटैक्ड हिज ऑफिसर्स एट बैरकपुर। मंगल पांडे ने अपने जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर उसने हमला कर दिया था। ही वॉज हैंग टू डेथ। तो जब ऐसा हुआ तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, है ना। 1857 में जो इनका सबसे पहला नाम मंगल पांडे का आता है कि इन्होंने ही जो थी वो आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, मंगल पांडे ने, ठीक है। तो आपको इनका नेम भी सबसे पहले आप सुनोगे हिस्ट्री में। On May 9th May 1857, 85 sepoys of the 3rd Cavalry Regiment refused to use the greased cartridge and were sentenced to 10 years in jail.
जेल। तो 85 और जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है इसको यूज नहीं करेंगे, तो उन सबको 10 साल की जेल दे दी गई थी। ऑन 10th में अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मार्च टूवर्ड द मेरठ जेल। अब कि 10 मई को क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ सिपाहियों का जो एक ग्रुप था सोल्जर्स का, वो मेरठ की तरफ बढ़ा, जेल की तरफ। शोर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने क्या किया, वहां से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जेल में उनको मार दिया, एंड रिलीज देयर फेलो स्पाइस फ्रॉम जेल। और उन्होंने जितने भी फेलो स्पाइस थे, जितने यहाँ पे 85 थे, उनको सबको जेल से रिहा करवा दिया। दे सीज्ड ऑल द आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम देयर, और उन्होंने जितना भी वहां पे असला और जितना भी उनके पास असला बारूद कुछ भी हथियार थे उनको अपने कब्जे में कर लिया। फ्रॉम द एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, और जितनी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, एंड ब्रिटिश प्रॉपर्टी, जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उसको भी आग लगा दी। आप यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। दस अ फॉर्मल वॉर वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट एक, हम कह सकते हैं कि एक वॉर जो थी 1857 में स्टार्ट हो गई थी। तो आगे आगे ये बहुत ज्यादा ही इसको फायर मिलती गई, तो आगे की ओर चलती चली गई। The rebel spies then marched towards Delhi on the night of 10th May itself and reached there the next morning. अब जो सिपाहीज थे उन्होंने वो दिल्ली पहुंचे नेक्स्ट डे में, अर्ली मॉर्निंग में। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ देयर अराइवल, जैसे पता चला कि वो पहुंच गए हैं, द सिपाहीज इन दिल्ली आल्सो रोज इन रिबेलियन। तो दिल्ली में भी विद्रोह, क्रांति स्टार्ट हो चुकी। दे आल्सो सेट द ब्रिटिश बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन फायर। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी ब्रिटिश बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज थी उनको आग लगा दी, एंड कैप्चर्ड देयर आर्म्स, और उनके जो हथियार थे उनको पकड़ लिया। दे गैदर राउंड द रेड फोर्ट, वो सब हर कोई रेड फोर्ट जो था लाल किले में इकट्ठे हुए, एंड डिक्लेयर्ड एम्परर बहादुर शाह जफर एज द लीडर। उन्होंने कहा कि उनका जो लीडर है वो बहादुर शाह जफर है। ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द रेबल्स, बल्कि जो रेबल्स में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होने पर जो बहादुर शाह जफर थे, आस्क्ड ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया टू जॉइन देयर हैंड्स टुगेदर इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि सब हाथ एक जोड़ मिलके अपने एक दूसरे के साथ अभी हमें मिलजुल कर इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें इस फाइट को लड़ना है। द लोकल रूलर्स एंड चीफ सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिगेन देयर लॉस्ट पावर एंड अथॉरिटी। दे रेडिली गेव द सपोर्ट टू द रेबल्स। तो उन्होंने जिन जिन की पावर चली गई थी वो भी हर कोई वहां पे उस लड़ाई में हिस्सेदार बन गया। तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अप एज अ चैरियट दैट विल ड्रॉप इनटू द माउथ वन डे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आगे क्या हुआ। मेन सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। अब जब रिवोल्ट शुरू हो गए तो उनके मेन सेंटर्स कौन कौन से बने। एज द न्यूज ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड, जैसे ये न्यूज फैल गई, सिपाही रेजिमेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस आल्सो ज्वाइंड इन, तो सभी ने मिलकर उनको ज्वाइन किया। दे वर सून फॉलोड बाय जिम्मेदार, सब मिलकर जिम्मेदार ने उनको फॉलो किया। लोकल चीफ्स, लीडर्स, पेजेंट्स, किसानों ने, हर कोई उस जो रिवोल्ट था, मिलके जो रिवोल्ट शुरू हुआ 1857 का, ठीक है, हर कोई उस रिवोल्ट में हिस्सेदारी डालता गया। द मेन सेंटर्स कौन कौन से, पहला देखिए हमारे पास सेंटर जो फर्स्ट था वो था दिल्ली बख्त खान। ठीक है, पहला दिल्ली बख्त खान वाज द लीडर ऑफ द रेबल्स, ये बन गया इनका लीडर बन गया। ठीक है, ये हो गया एक लीडर। उसके बाद देखिए कानपुर नाना साहेब। अब दिल्ली में हो गया बख्त खान हो गया एक लीडर, ठीक है, एक वो हमारे पास ये आ गया। अब कानपुर में कौन थे, कानपुर में आ गए नाना साहेब। द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी, ये नाना साहेब जो थे इनके पेशवा बाजी ने इनको अडॉप्ट किया था, इनके खुद के बेटे नहीं थे। राउट टू लेट द रेबल्स एंड एक्सपेल द ब्रिटिश garrison from Kanpur. He declared himself as the Peshwa and recognized Bahadur Shah as his king. तो उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, रिकॉग्नाइज किया और कहा कि बहादुर शाह जो है उनका राजा है। द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स वर तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला। तांत्या टोपे थे और जो अजीमुल्ला थे वो उनके इनकी कमांडर बन गए उस टुकड़ी के, वो जो एक ग्रुप बन गया था। तो लखनऊ में देखिए कौन से आगे, लखनऊ में आगे बिरजी कादिर। ठीक है, ये बिरजी कादिर ये थे नंबर 3 पे लखनऊ पे हुए। वॉज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू नवाब ऑफ लखनऊ, उनको क्या बना दिया गया कि नवाब का लखनऊ का न्यू नवाब। ही वॉज द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, ये कौन थे, वाजिद अली शाह के बेटे थे। बिरजी टू एक्सेप्ट बहादुर शाह एज हिज एम्परर, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बहादुर शाह कौन है, हमारे राजा है। हिज मदर बेगम हजरत महल, ये इनकी मदर है। ठीक है,
led the rebels against the British. She was accompanied by Maulvi अहमदुल्ला. अब वो मिलके उनको किसने उनका साथ दिया? मौलवी अहमदुल्ला ने उनका साथ दिया. तो इस तरह से करते करते देखिए ये दिल्ली में, मेरठ में, बरेली में, जितने भी यहाँ पे पोर्शन हमें दिए, ये इनके एक सेंटर्स थे, ठीक है, जहाँ पे सेंटर्स और लीडर्स यहाँ पे मिले थे. तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई जो थी टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म्स उठा लिए, अपने हथियार उठा लिए. आर्म्स होते हैं हथियार, आर्म्स बाजुए नहीं, हथियार है यहाँ पे. शी वॉज ज्वाइंट बाय तांत्या टोपे फ्रॉम कानपुर. तो उनको किसने ज्वाइन किया? तांत्या टोपे ने कानपुर से. तो बरेली में खान बहादुर खान आ गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 4 हो गया और फिर नंबर 5 हो गया. तो यहाँ पे बरेली में बहादुर खान आ गए, वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. तो बिहार में कौन आ गए? बिहार में कुंवर सिंह द राजा of Jagdishpur led the rebels at Ara and Bihar. Recent researches have shown that the echo of the revolt spread as far as South India. There were stray uprising in Andhra Pradesh, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन, दीव एंड पांडिचेरी. यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से मिलके 1857 का जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ. तो किस तरह से मिलके जो राजा थे उनका शासन उनसे लेने के बाद उन्होंने फिर से अपने आप को किस तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश की और उन्होंने सबने जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ वो उन्होंने एक मुहिम जो थी, एक युद्ध जो लड़ाई जो थी वो छेड़ दी. ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा. We have finished one part of this chapter and thank you so much for watching this video.